कथन का पनीर पिज्जा हो गया। कथन ने बोला था उस टाइम पे रिफ्लेक्टेड रे वाला, आया कि नहीं कथन? हाँ सर आ गया। आ गया सर कथन। देखो रिफ्लेक्टेड रे में हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप है और रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग का यूनिट वेक्टर आर कैप है और नॉर्मल के अलोंग का एन कैप है। तो आर कैप बराबर होता था आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। यही था ना, मेरे को याद नहीं आ रहा यार। वाह सर है आपको याद थे? हाँ, लगभग याद था। यहाँ पे एन कैप ही था ना, और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ उतना बोल सकता हूँ, वहां पे एन कैप ही था। हाँ तो बस यही होगा फिर। यहाँ डॉट प्रोडक्ट है आई और एन का, और यहाँ ये रहेगा। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है ना, ये तो नंबर आएगा, तो ये नॉर्मल बस यूनिट वेक्टर लिखा है एन कैप, डॉट प्रोडक्ट नहीं, नॉर्मल। ओके सर, थैंक यू सर। सर 38 ये फिर वही इल्यूमिनेंस, मतलब वही वाला है, इंटेंसिटी से रिलेटेड है। वो वाला डाउट नहीं सर, इसमें अलग डाउट है थोड़ा। क्या? उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट एरिया कंपेयर कर दिया है, पर एंगल कंपेयर करना चाहिए ना। एक सेकंड में करता हूँ। देखो इसमें ये बोला गया है कि दो लेंस लिए गए हैं। सब वो लोग अनम्यूट कर लो भाई, चैट वैट नहीं करो, मैं चैट नहीं खोल रहा हूँ बार बार। प्रणव अनम्यूट कर ले, जो भी दिक्कत है बोल। नहीं प्रणव, वो हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था रिफ्रैक्टेड रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करने का, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था। तुम लोगों ने डाउट नट सुना है क्या? क्या बोले? डाउट नट, डाउट नट करके ऐप है, कोई ऐसा सुना है तुम लोगों ने? क्या होता है? नहीं ऐसे ही, ये अभी रिफ्रैक्टेड रे वाला पूछा तो मेरे को याद आया, ओजस्वी ने डाउट नट से कुछ देखा होगा। वो कुछ ऐप है, उसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसके ऊपर स्कैन करो तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन खुल के आ जाते हैं। अजीब ही ऐप बना रखा है वो तो। अरे बाप भारी मतलब स्कैन करने से और क्वेश्चन? मतलब उससे रिलेटेड वाले वीडियो सोल्यूशन के साथ। अच्छा सॉल्यूशन। लेकिन उसमें ये है कि इजी क्वेश्चन ही है उसमें मेनली। मैंने देखा, मैंने कहा एक बार इसका चैलेंजर का क्वेश्चन डालता हूँ, तो बार बार ज्यादातर टाइम तो नो रिजल्ट ही दिखा रहा था, कुछ समझ ही नहीं आया उसको ऐप को। बट बनाया सही चीज है यार, ये तो बना सकते हैं हम, मेरे को भी अच्छा लगा। और ये अभी शायद वो डाउट नट वाला जो ऐप है, अभी 2-3 दिन पहले कुछ 800 करोड़ में बिका है वो ऐप, वेदांतु ने खरीदा। बाप रे। तो अब देखो इसमें क्या है कि ऐसा वो बोला गया है कि 2f और f के ऐसे दो लेंस लिए गए हैं और इनको बीच की डिस्टेंस इस हिसाब से सेट की गई है कि जो भी पैरेलल रे यहाँ से आएंगे तो यहाँ से भी पैरेलल ही निकलेंगे। तो ऐसा कब पॉसिबल है
ये जब पैरेलल रेज आ रहे होंगे तो वो कहाँ पे जाके कन्वर्ज होंगे, इसके फोकस पे। अगर इसके फोकस पे कन्वर्ज होंगे और वापस से पैरेलल निकलना है, मतलब इसके फोकस से आते दिखना चाहिए सेकंड लेंस के। अगर हाँ फोकस से आते दिखेंगे तो फिर से वापस से पैरेलल हो जाएंगे, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी होगी 3f। अरे मालिक कौन चैट कर रहा है, बोला चैट नहीं करना है आज, चैट वेट मत कर, जो है बोल दिया कर। चैट अब देख ही नहीं रहा हूँ ना, ये हमारा f है। तो ये दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस क्लियर है ना, 3f हो गया है। हेलो बच्चों, हाँ सर। अब देखो यहाँ पे मान लो हमने कुछ d डायमीटर, ये मान लो r रेडियस में ऐसे लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट r रेडियस की बीम आ रही है, तो उसमें अब वो इधर जब निकलेगी तो उसका रेडियस कुछ ये ऐसे कुछ रेडियस में निकल रही होगी ना, तो इसका रेडियस मान लो इधर कुछ r1 हो गया फर्स्ट केस में। फिर हमने सेम इसी को घुमा दिया है, जो बीम आ रही थी उसमें कुछ चेंज नहीं किया है, इस कॉम्बिनेशन को 180 से घुमा दिया। 180 से घुमाने से क्या हो जाएगा, अब f वाला सामने आ जाएगा और 2f वाला उस साइड चला जाएगा। डाउट नट का देख करके मुझे एक चीज लगी कि यार मैं चैलेंजर के तो डाउट बना ही देता हूँ, एटलीस्ट तुम लोगों का तो काम आसान हो जाएगा वीडियो सोल्यूशन। डेली डेली डाउट बताने से बच जाऊंगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार एक एक डाउट का वीडियो सोल्यूशन बनाने। तो ये देखो r रेडियस का ही रखा गया है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब सामने कौन है, ये f वाला, और 2f वाला इधर आ गया है। अब क्या होगा, ये इसके फोकस पे कन्वर्ट होगा और 2f वाले के इधर से ऐसे आता दिखेगा, तो अब ये ऐसे निकलेगा। तो ये अब कुछ मान लो r2 रेडियस के सर्कल में निकला। अब देखो जो आने वाली एनर्जी है वो तो सेम है, मान लो I इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, तो जब यहाँ निकलेगी तो इतनी एनर्जी जो है, इसको हम ऐसे बोलते हैं ना, इंटेंसिटी नहीं, हम इसको ई एनर्जी बोलते हैं। इधर से मान लो पर सेकेंड पूरे इतने एरिया से ई एनर्जी क्रॉस करके आ रही, पर सेकेंड ले लिया है ना, टाइम ऑलरेडी पर सेकेंड ले लिया। तो अब हमें देखना है कि कौन महान आदमी है भाई, नमन क्या कर रहा है, अनम्यूट करो, लेकिन ये सब मत करो ना, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो अब देखो ये ई एनर्जी जो है यहाँ पे r1 रेडियस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और यहाँ पे r2 रेडियस में, तो हमें वही इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए। इल्यूमिनेंस मतलब वो इंटेंसिटी टाइप ही है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, तो इल्यूमिनेंस का रेशियो मतलब इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले केस में इंटेंसिटी कितनी बोलेंगे, टोटल जो ई एनर्जी है इस बार इधर कितने एरिया से क्रॉस हुई, r1 रेडियस के एरिया से, और दूसरे केस में ई एनर्जी r2 एरिया से क्रॉस होगी। तो इनका रेशियो अगर हम ले लें तो वो हमें r2 बाई r1 का ऐसे स्क्वायर आ जाएगा। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एक डाउट था, हाँ दूसरी केस बनी ना आपने, हाँ उसमें आप सपोज आपने पूरा लिया, पूरे सब रेज आ रही है ऊपर से नीचे पूरी, r/2 नहीं सिर्फ, इतनी मतलब एक बार हाँ मैं एनोटेट कर रहा हूँ सर, एक सेकंड, हाँ हाँ ऐसे आ रही है सपोज रे, हाँ हाँ तो ये ऐसी जाएगी ना, आपको तो ये बोला गया ना, सुनने मेरी बात पहले, आपको ये हाँ सर बोला गया कि यहाँ से पैरेलल निकलेगी, लेकिन ये यहाँ से आएगी तो ऐसे जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है ना, हो सकता है यहाँ पर टकराए तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। आपको पैरेलल निकालना है, तो नहीं इसका मतलब इसी पार्ट पे आके टकराना है। अगर ऐसे जाएगा तो टकरा के फिर कुछ अलग आएगा, फिर कुछ अलग ही नहीं होने वो नहीं लगेगा। बोल रहा था सर, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतनी रेस तो कुछ काम की है नहीं, सिर्फ इतनी काम की है ना, हाँ तो हमने क्या किया, इस एरिया का रेशियो इस एरिया का रेशियो निकाल लिया।
अरे तो नहीं ना उससे भाई, कुछ अलग ही करने लग गया तू तो। नहीं नहीं, आंसर वही आता है सर। हाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एरिया से आंसर वो क्यों आ रहा है, एरिया से आंसर वो नहीं आना चाहिए आपको। मतलब समझा नहीं क्या क्या बोल रहा था मैं? नहीं, मैं समझ गया। हो सकता है तू जो बोल रहा है, तो तू ये मान के चल रहा है कि इतने पार्ट पे जितनी एनर्जी गिरी वो सब एब्जॉर्ब हो गई क्योंकि वो ब्लैक सरफेस है। हाँ सर, परफेक्ट परफेक्ट, ये बोला था। तो जितनी इस पार्ट से निकली उतनी ही बच रह जाएगी, पूरी एनर्जी लिया और उसको इसने उससे कर दिया। हाँ परफेक्ट, पर ये रॉन्ग है ना मेथड। नहीं नहीं, सही है, ये भी तो सही है। इसमें भी तूने क्या किया, यहाँ से सारी जो एनर्जी आई इतने एरिया में फैला दिया उसको, और पर उसमें से सर इतने से क्रॉस इनर हुआ। एरिया है, हम्म। प्लेन होना चाहिए, वो स्पीयर में करते हैं ना अपन, तो सॉलिड एंगल देखेंगे ना। यहाँ पे सॉलिड एंगल ही करके किया है ना तूने। नहीं ना, यहाँ पे तो सिर्फ प्लेन सॉलिड एंगल से आएगा ही आंसर। यार अब वो थोड़ा सा वही है ना, उसमें अप्रोक्सीमेशन फिर टाइप से है कि यूनिफॉर्म मान के तूने किया तो आया, और कितना किधर पर जाएगा एक्यूरेट थोड़ा एक्यूरेट सा। मेथड तो हेलो। हेलो सर, एक्यूरेट मेथड तो सॉलिड वाली ना। एक्यूरेट मेथड। उससे बहुत डिफरेंस भी बहुत बड़ा आता है आई थिंक सो, मतलब उसके लिए लगती है, उसके लिए लेंथ लगती है। यार एक्चुअल में यहाँ पे यही बोल पाना बहुत डिफिकल्ट है कि एनर्जी किस रेशियो में ऐसे डिवाइड हुई होगी यहाँ पे, अरे किस सर वही ना, सॉलिड एंगल सॉलिड में। ना, ये एंगल इज टू ये। तो ये मान के करना पड़ेगा ना कि यूनिफॉर्म है फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड एंगल में। ऑफ कोर्स, मतलब नहीं होता क्या? अ, मतलब जैसे इस जहां से पॉइंट मान से, लो यहाँ से यूनिफॉर्मली लाइट आई, तो जब वो हाँ कन्वर्ज हुई आई, तो वो सारे सॉलिड एंगल इतने में जो फैली तो वो सब रे कन्वर्ज होके सेम एनर्जी क्रॉस हो रही है ऐसे। हाँ तो मतलब इस पूरे एंगल में हर एक एंगल का इक्वल रहेगा ना, यूनिफॉर्म ही आएगा ना सर। वो फ्लैश लाइट जैसे, फ्लैश लाइट से सब यूनिफॉर्म ही आता है ना। यूनिफॉर्म होगा। नहीं तो मैंने कुछ, वैसे तो यहाँ और कुछ कर भी नहीं सकते, यूनिफॉर्म ही लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग भी जो कर रहे हैं सब में इतना तो लेते ही है, अप्रोक्सीमेट टाइप की सेम ही है फोकल लेंथ। तो उसमें इतना बोलते सर, सॉलिड एंगल निकालेंगे कैसे, उतना बोलते एक बार वापस, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती की है फिर। एक्चुअल में क्या है ना कि मैं देखो इस वाले मेथड में थोड़ी ये दिक्कत रहती है ना कि हम्म, अपन ने जो पढ़ाया था सब वो उसके लिए ना, पैरेक्सियल रेज के लिए ही है ना सब कुछ। अब इसमें हम लोग ऐसे ऊपर से लेंगे, अभी मैंने जो सॉल्व किया इसमें मैंने यही माना कि ये आर रेडियस है लेकिन ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के पास में ही हो रहा है, तो उस हिसाब से सॉल्व किया। तो अपना जो अप्रोक्सीमेशन है वो रखते हुए किया है। अब तू जो सॉल्व कर रहा है उसमें सारा अप्रोक्सीमेशन पहले ही फेल हो गया है। अब उसमें सोचना है कि अब क्या क्या होगा। अब पहले अभी यही पार्ट पे हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ से जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो अपर एंड से होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, लोअर एंड से होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं सिर्फ मैं मान रहा था कि हाँ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन मान रहा हूँ, सिर्फ मैं मान रहा हूँ कि ये ऐसे जा रही है रेंज ऐसे बराबर, तो इसका एरिया इस टू इसका एरिया का रेशियो लिया ना तो आ जाता आंसर। पर हाँ वो आ बेसिकली रहा मेरा है क्योंकि इसमें भी क्या है ना वो यूनिफॉर्म टाइप से ही हो रहा है सब कुछ इसलिए हो रहा है, बट यूनिफॉर्म कैसे है वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सर मतलब एक मैं डाउट ही बता देता हूँ, एकदम शॉर्ट स्मॉल डाउट ही है। अगर सपोज ऐसा एक कोन है हाँ लाइट का, हाँ और हाँ एक हाँ। कोन, तो इन दोनों में इंटेंसिटी अगर कंपेयर करनी तो डायरेक्ट एरिया ले लेंगे। इंटेंसिटी कंपेयर करनी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम जा रही है। दोनों में अगर वो सेम जा रही है एनर्जी दिया है। हाँ जे सेम है सपोज, हाँ तो तो फिर कैसे? इंटेंसिटी आई बाई ए होती है ना, ई बाई ए होती है ना, अगर ई सेम दिया है तो फिर एरिया के इनवर्स रेशियो में ही होगा ना। अच्छा ऐसा।
इंटेंसिटी तो यही होता है ना, एनर्जी बाय एरिया। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। नहीं सर, पर हम जब कंपेयर करेंगे ना तो देखो ना, मतलब अभी मतलब ऐसे स्फीयर है, हाँ, और हाँ ऐसे एक कोन ऐसा सरफेस है और एक ऐसा स्ट्रेट सरफेस है, तो ये हाँ अलग अलग कैसे कर सकते हैं? एक ही स्फीयर में कंपेयर करेंगे ना, ये पूरा आर्क और ये छोटा arc। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि तीन हाँ, रेज मैं है, चलो समझ रहा मान हूँ, लेते तेरी हैं। बात समझ रहा हूँ। तो इनका ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, देखो। एक्चुअल में सॉलिड एंगल का वो रेशियो देखना चाहिए उस हिसाब से। हाँ सर, एग्जैक्टली वही बोल रहा था मैं। तो सॉलिड एंगल एक बार निकलते कैसे, एक बार वापस बोलो ना। सॉलिड एंगल तो वो कोई भी पॉइंट पर हम अगर परपेंडिकुलर एरिया, अगर हमने एक परपेंडिकुलर एरिया लिया और इसके वजह से, ये तो प्लेन एरिया का था, आपका कोई ऐसे परपेंडिकुलर छोटा सा डीए एरिया है और इसके वजह से कोई जगह पे हमें सॉलिड एंगल निकालना है, तो वो क्या होता था, परपेंडिकुलर वाला एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो स्मॉल एरिया के लिए ना, हाँ, एरिया तो के लिए मतलब ये जो आर और डीए में एंगल 90 बनना चाहिए। तो स्पीयर में इसीलिए हम लोग ऐसे कर लेते थे ना, एक स्पीयर पे अगर हम लोग एक छोटा सा सरफेस पे एरिया लें और उसको सेंटर से मिलाएं, तो ये डीए एरिया और इसके बीच का एंगल 90 होगा। तो डीए और अपॉन कोन आर के लिए, स्क्वायर। क्या? कोन कोन कोण के लिए तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि ये कोण, मान लो ऐसे यहाँ पे ये कोण है, तो ये ऐसे आया हुआ है, तो ये स्पीयर का कितना पार्ट कवर किया है, बाप रे। उसको लेकर के सॉलिड एंगल निकालो, वही बोलोगे उसका एरिया है। तो वो रेशियो तो 1/4 आएगा नहीं, इतना मतलब इतना तो कंफर्म है ना, 1/4। क्योंकि वो कॉस भी आएगा ना उसमें, लेंथ भी लगेगी। यार मेरे को थोड़ा इस पे सोचने का टाइम दे, तेरे मेथड से मैं एक बार देखता हूँ क्या हो सकता है इसमें। चलेगा सर, चलेगा। बाकी लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये राज जो बोला ये सब दिमाग से निकाल दो, तुम लोग कभी सुने भी थे? इससे बस कंफ्यूजन बढ़ रही है। तुम लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ चुपचाप वैसे देखो ना, कि आर रेडियस में कुछ गया तो इधर R1 रेडियस में निकला, इधर R2 रेडियस में। तो ये जो ई एनर्जी इधर से क्रॉस होके आ रही है, इधर वो कितने एरिया में फैल गई, R1 रेडियस के एरिया में और इधर R2 रेडियस के एरिया में। तो इधर की इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इधर एनर्जी वही सेम क्रॉस हो रही है, अपॉन में एरिया से डिवाइड कर देंगे। सेकंड में ऐसे ही कर लेंगे। अब ये R1 R2 हम आराम से निकाल सकते हैं ना, अगर हम, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इधर वाले ट्रायंगल का ये लेंथ अगर देखेंगे तो 2r है, और ये हाइट कितना है 2f। इधर वाले का ये हाइट f है, तो इधर का रेडियस कितना हो जाएगा, फिर ये डायमीटर r रह जाएगा। मैं सिमिलर ट्रायंगल लगाया ना, अगर हाइट आधी हो गई तो ये डायमीटर भी आधा हो जाएगा ना इधर का। ये बात समझ रहे हो? अरे हाँ बच्चे सर। बोलो। हाँ सर। तो इधर का रेडियस R1/2 आएगा। सेम वे में इधर करोगे तो इधर क्या हो रहा है, ये f है और ये सेम बना हुआ है 2r। अब इधर का हाइट बढ़ गया ट्रायंगल का, 2f हो गया, तो इधर का रेडियस भी बड़ा हो जाएगा और वो कितना हो गया, 4r। तो R2 की वैल्यू, तो डायमीटर 4r है ना, तो रेडियस 2r हो गया है। एक में रेडियस 2r है, एक में r/2 है, और इसका स्क्वायर तो 16 आ जाएगा। ठीक है, समझे क्या क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। सर 36 देखो ना एक बार। 36 में देखो बोला जा रहा है कि कोई कोन है और उसका इनर सरफेस को एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज किया जा रहा है, मतलब आउटर सरफेस को हम मान ले रहे हैं कि वो सिल्वरिंग हो गई है।
और इसके एक्सिस पे एक लाइट का सोर्स रख दिया गया है। तो हमें बताना है कि इनके बीच का ये एपेक्स एंगल कितना होना चाहिए ना, ये कोन का एंगल अल्फा मान लो है, तो ये कितना होना चाहिए सो दैट कि यहाँ से निकलने वाली जो भी रे है वो, मान लो इसको M1 बोलते हैं, इसको M2, तो M1 पे पड़ने के बाद वो M2 पे ना गिरे, M2 से रिफ्लेक्ट ना हो, एक ही बार केवल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए हम लोग कैसे सोचेंगे, अगर हम लोग दोनों एक्सट्रीम से ऐसे रे रिफ्लेक्ट कराएं, ये तो इधर को निकल जाएगी और ये वाली जो इस एंड से है टकरा करके अगर वो मिरर के पैरेलल निकले तो सारी जो रेज होंगी बाकी वो इनके बीच में ही होंगी ना। दोनों एक्सट्रीम से जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहे हैं उनके बीच में बाकी सारी रिफ्लेक्टेड रे होंगी। अगर ये लास्ट हाँ वाली सर। रे भी इसके पैरेलल निकल रही है, मतलब इस पे नहीं गिर रही है, तो बाकी कोई रे फिर नहीं गिरेगी। ये बात समझ आ रही है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो अब मुझे क्या निकालना है, ये अल्फा निकालना है। अब मैं ऐसे सोच लूंगा, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मिरर 1 पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 है, और ये पूरा एंगल अल्फा था, तो ये आधा एंगल अल्फा बाई 2 होगा, ये भी आधा एंगल अल्फा बाई 2 होगा। तो अब देखो ये जो रे ऐसे आई और इसके लॉन्ग गई, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये अल्फा बाई 2 इसके बीच का एंगल हुआ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। हाँ सर। तो इसका मतलब ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा ना। हाँ, तो ये कितना होगा, दोनों का सम अल्फा बाय 4। अल्फा बाई 4 ना। तो इतना एंगल नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालूंगा तो अल्फा बाई 4। अल्फा बाई 4 ना, ये हमारा नॉर्मल। अब देखो इतना एंगल अल्फा बाई 4 है ना, सर ये। वो प्लीज वापस से एंगल्स बताइए ना। अच्छा, थोड़ा मैं डायग्राम और बड़ा करता हूँ। देखो ऐसे रे आ रही है और टकरा करके वो कुछ ऐसे गई, ये मिरर 1 पे हमने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है ना? और ये मैंने इतने पार्ट का डायग्राम बनाया ना, ये जो रे आई है और ऐसे गई है ना। कौन चैट कर रहा है? सर एक कुछ भी डाल रहा है कौन? कौन है गैलेक्सी A30? हॉर्स बताने बोल रहा है। गैलेक्सी नाम तो बता। हाँ वो तो ठीक है, बट नाम तो सही कर तू अपना। नमन है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, ऐसे रे आ रही है और ऐसे जा रही है, तो हमने इतने पार्ट का डायग्राम केवल बनाया ना। और ये एन क्या है, यहाँ जो मिरर M1 है उसका नॉर्मल है। अब देखो ये पूरा एंगल अल्फा था और ये उसका एक्सिस है, तो इतना आधा एंगल क्या होगा कोन का एक्सिस के साथ, अल्फा बाई 2। और ऐसे ये एक्सिस है और इधर वाले साइड के साथ अल्फा बाई 2, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया ना, ये पूरा एंगल कितना है, अल्फा बाई 2। ठीक है, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ अब सर। इतना एंगल हाँ, सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और हमें पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये पूरा एंगल कितना हुआ, 2i, और 2i अपने निकाल रखा है कितना है, अल्फा बाई 2, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, अल्फा बाई 4। ठीक है, इधर मिरर हाँ 1 जा रहा है सर। ना, ये डॉटेड लाइन के लॉन्ग मिरर 1 है, तो ये एंगल भी कितना निकाल रखा है, ये अल्फा बाई 2 है ना, ये एंगल भी अल्फा बाई 2 है। और अगर हम मिरर और नॉर्मल के बीच का एंगल देखें तो वो 90 होना है, और वो कितना होगा यहाँ से, ये अल्फा बाई 2 प्लस आई, आई मतलब अल्फा बाई 4, तो दोनों का सम मिलकर के क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। हाँ, तो कितना आ जाएगा, अल्फा 3 बाई अल्फा हाँ बाय सर। प्लस अल्फा बाई 4, ये मिलके 90 होना चाहिए। तो 3 अल्फा बाई 4 इक्वल टू 90, तो अल्फा इक्वल टू 120। 120। समझ आया क्या क्या किया है? सर वो लास्ट स्टेप बताओ ना। हाँ सर, लास्ट इक्वेशन बताओ ना। देखो ये जो ये मिरर 1 है M1, और ये उस पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो मिरर और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा, 90।
अच्छा हाँ सर समझ गया। सर अब मैंने ये 90 जो एंगल है इसको अल्फा के टर्म में निकाला, तो इधर इतना आधा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो अल्फा बाई 4 आया था, और ये अल्फा बाई 2 है, तो ये पूरा ऐड करके पूरा नॉर्मल के साथ एंगल निकाल के हाँ सर समझ गया सर। नेक्स्ट 43 में सर हाँ इसमें वो पोजीशन ऑफ इमेजेस से नहीं कर सकते क्या? अल्फा बाई 2 और अल्फा ऐड कर दो, 3 अल्फा बाई 2 ग्रेटर देन 180। एक मिनट फिर से बोलो, क्या बोले? पहली इमेज अल्फा बाई 2 और फिर अल्फा ऐड कर दो, टेबल बना के करते थे ना वैसे। अच्छा, टेबल बना के करने में तो सेकेंड इमेज का एंगल 180 से ज्यादा, मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा ऐसा। अच्छा अच्छा ओके, ऐसे बोल लो कि मिरर 1 से जो सेकेंड इमेज बने वो 180 से ज्यादा हो जाए, या मिरर 2 से जो सेकेंड इमेज बने हाँ। वो 180 से ज्यादा हो जाए। हाँ ये सही सोचा है तुमने, भंडारी मचा रहा है। हाँ सर, मैंने वैसे किया। कैसे भंडारी टाइप? हाँ, दोनों और किसी करना, ये कौन करेगा सर? ये अल्फा बाई 2 हुआ, फिर बीच का एंगल ऐड किया तो 3 अल्फा बाई 2, 3 अल्फा बाई 2, तो 3 अल्फा बाई 2 जो होगा ये अगर 180। ग्रेटर देन 180 हाँ। हो गया तो नहीं हो पाएगा फिर, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा 60 120। क्या बात है, सही है यार, ये तो मस्त है। वेरी गुड। ये तरीका समझ आया सबको, ये क्या बोला जा रहा है? हमने ये दो मिरर लिए हैं और उनसे एंगल पहला वाला लिख लिया, तो उतने एंगल पे इनकी इमेज बन जाएगी। फिर दूसरी मिरर 1 से दूसरी इमेज कितने पे बनेगी, तो इस एंगल में दोनों मिरर के बीच का एंगल ऐड कर दिया है। अब अगर ये वाली इमेज बननी ही नहीं चाहिए ना, दोबारा रिफ्लेक्ट होना ही नहीं चाहिए, समझो ना? तो मतलब दूसरी इमेज कब नहीं बनती है, जब ये एंगल 180 क्रॉस हो जाता है। तो अगर ये 180 से ज्यादा होगा तभी दूसरी इमेज नहीं बनेगी, तो इसका मतलब ये कंडीशन में डाल दिया तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू 120 आई। ठीक है बच्चों, हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। 43 सर। हाँ सर 43। 42 राज तुम लोगों ने किया है ये 42? हाँ, वो घपला क्वेश्चन है, क्या घपला है? उसमें डायग्राम हाँ रॉन्ग सर है 42 एक्चुअली। 42 बोल दो ना सर एक बार। एस इज द सोर्स, और वो जो बी है ना वो इमेज से डिस्टेंस है, वो डायग्राम रॉन्ग है। सही है भाई, सब कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, रॉन्ग है वो, देखो बी क्या दिख रहा है। मैं बोलूं, मैं बनूं क्या? मत बना, मैं बना रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, माउस से बनाते नहीं आएगा ना सही से, ऐसे अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे दिया हुआ है कि एक ग्लास का स्फीयर है और इसके सामने यहाँ पे हमने कुछ सोर्स रखा, तो दो रिफ्रैक्शन के बाद एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ होगा, फिर इधर का इमेज बन गई एस डैश। तो ये डिस्टेंस जो दी है वो बी दी है। अब आपको बोला गया कि इस स्फीयर को बीच से कट कर दो, और कट करने के बाद उसका जो एक हटा दो और दूसरे को सिल्वर्ट कर दो। अब अगर हम इसमें ऐसा करते हैं, कट करें, सर क्वेश्चन में कुछ और दिया है। यही दिया है ना, कट इनटू टू Question- पार्ट्स परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड प्लेन नहीं, सरफेस ऑफ द source- लेफ्ट हाफ इज सिल्वर्ड। नहीं सर, सोर्स है ना, सोर्स एस डैश है। हाँ सर वो सोर्स एस डैश दिए है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो अरे हाँ, डायग्राम उतना तो समझ जा भाई कि वो एस डैश इमेज है और वो और सोर्स ऐसा है। इसे कैसे सर? वो इमेज ऑफ अ पॉइंट सोर्स ऐसे लिखा है, फिर एस डैश नेम।
वो इमेज, कॉमा होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ वो Comma एक तरह होना से चाहिए। एस डैश के पहले वो कॉमा ही मान लो, इमेज ऑफ ए पॉइंट सोर्स एस डैश। हाँ सही तो इंग्लिश है यार, इमेज ऑफ ए पॉइंट सोर्स एस डैश, ये बोला गया है, इमेज खतरनाक का है सर नाम आप। है यार। ये अशोका वालों ने इंग्लिश खराब कर दी तेरी। कुछ भी सर। तो अब हमें बताना है कि अगर हम लोग सेम सिचुएशन में यहाँ पे सोर्स रखे हैं तो अब उसकी इमेज इससे कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। फिर से ये डिस्कनेक्ट होने के बाद ज्वाइन कर लेना। तो बताओ क्या किया तुम लोगों ने इसमें। पलट दिया। हाँ वही करना है ना। हमें देखो पता है कि जैसे ये रे ऐसे गई होगी, फिर कुछ यहाँ रिफ्रैक्ट हुई होगी, फिर कुछ इधर हुई होगी। तो अब जो कुछ यहाँ हो रहा है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे एक मिरर डाल दिया तो मिरर डालने से क्या होगा, अब ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे हो जाएगा, तो मतलब ये इधर से आता दिख रहा है, मतलब इधर से वही चीज हो रही है। जो जो कुछ अभी इधर को जाके होना था, मिरर डालने से अब लग रहा होगा कि इधर से रे आ रही हो, इधर जाके वही चीज होगा। तो जो इधर भी बन रहा था वही क्या होगा, इधर आके इधर भी बन जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। हाँ तो सर। ये इधर बी है तो यहाँ पे इधर बी पे बन जाएगी। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। राज जो तू बोल रहा था वही चीज लगी कि बीच में मिरर डाल के ऐसे कर सकते हैं। मिरर नहीं हटा मैंने करके, मिरर हटा के पीछे वही स्पीयर बना दिया, वही चीज है। हाँ वही वही हाँ हाँ समझा। अब 43 देखो अब। हाँ पढ़ दिया। एक इस पे प्रॉब्लम देनी थी यार, बहुत सही क्वेश्चन था ना ये, जो ये मिरर वाला ही कॉन्सेप्ट था ना। आज मैं ग्रुप पे भेजता हूँ। सर प्राइस रखो ना। प्राइज यार, इतना तो डिस्कशन हो चुका है पहले से, कर तो लोगे ही अब तुम लोग। मिलने के बाद देना। ठीक है 50 रुपए रहेंगे, अरे ज्यादा नहीं रख सकता इस पे भाई। चीज पिज्जा आ जाए, छोड़ो। शिवम बोल रहा है पेटीएम से 100 रुपए रखने को। तो देखो ये इसमें क्या है, 43 में ये जो रेज हैं ये हाइट पे आ रही है ना। अब ये पैरेक्सियल रेज नहीं है, तो अगर पैरेक्सियल रेज नहीं है तो ये सब एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होंगे ना। तो आपको बताना है कि अगर एक 0.5 सेंटीमीटर हाइट पे आया और एक 3 सेंटीमीटर हाइट पे, तो ये कितनी इनके जहां ये कन्वर्ज होंगे वो कितनी डिस्टेंस पे होगा। ये बात समझो क्या है क्वेश्चन। हाँ सर। तो हम लोग ये मान लेते हैं, एक जनरल पहले फॉर्मूला बनाते हैं, एच हाइट पे रे आएगी तो कहाँ पे जाके वो कट करेगी। एच हाइट पे रे आ रही है, हमने यहाँ मान लिया ये अरे सेंटर ऑफ पैरेक्सियल नहीं, कर्वेचर है। कहाँ पे लिखा है? क्या क्या सर फोकल। ये पैरेक्सियल नहीं है, ऐसे लिखा तो नहीं है ना? लिखा नहीं है, लेकिन अब तू देखना हाइट एक में 3 सेंटीमीटर दिए, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, उसमें 3 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये सब एकदम क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है ना। सर आपने तो ऐसे क्वेश्चन हजारों दिए। कहाँ दिए हैं भाई, मैं जब भी ये अगर 10 सेंटीमीटर लेता हूँ तो हाइट 1 mm लेता हूँ, 2 mm लेता हूँ, कभी 1 सेंटीमीटर हाइट नहीं ली होगी देख क्वेश्चन में। अच्छा 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 ओके समझ। हाँ, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हाइट है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जिस पॉइंट पे रे आ रही है वहां पे हमने एक सी से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो इतने एंगल पे ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो हमको अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लो ये कोई पी पॉइंट पे जाकर के ये निकलता है, तो ये सी से पी तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं एच के टर्म में। फिर जो एच डालेंगे उस एच से सी से पी की डिस्टेंस आ जाएगी, फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल आई आएगा। तो ये आई है, ये आई है, तो ये 2i हो जाएगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल भी 2i हो जाएगा। ये हमारा 2i आएगा, ये आई आएगा। तो ये वाला अंदर का एंगल ये कितना आएगा, 180 माइनस 2i। ठीक है, बात क्लियर है।
इसको मान लो कुछ पॉइंट ए बोल देते हैं, तो अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ACP में एंगल ए जो है वो I है और एंगल P है वो 180 माइनस 2I है। अब हम इसमें साइन रूल लगाते हैं ना, तो साइन रूल लगाएंगे तो अगर हम एंगल ए यूज कर रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड साइन I है, तो अपोजिट में साइड कितनी है CP, और एंगल P यूज कर रहे हैं साइन 180 माइनस 2I, तो उसके सामने वाली साइड कौन सी है, AC। AC मतलब R ना, AC क्या है, मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस मतलब रेडियस। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं साइन I अपॉन में CP इक्वल टू साइन 2I अपॉन में R। तो R इक्वल CP इक्वल टू आ जाएगा R साइन I अपॉन में 2 साइन I कॉस I। तो ये हो जाएगा R/2 सेक I। और हम लोगों को I की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, ये हाइट h है, ये R है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन I कितना हो रखा है h/r ना, तो कॉस I यहाँ पे डाल देंगे, ये h के टर्म में पूरा एक्सप्रेशन बना लेते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा R/2 सेक I को नीचे ही रखते हैं ना, कॉस I मतलब √1 माइनस h स्क्वायर बाई R स्क्वायर, तो R ऊपर चला जाएगा तो R स्क्वायर अपॉन में 2 R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी दूरी पे पॉइंट पे कन्वर्ज होगा उसका हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अब दो बार h दिए हैं तो दो CP1 और CP2 दो निकालो और उनका डिफरेंस ले लो, तो उतनी डिस्टेंस पे दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। हाँ सर, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो कैलकुलेशन की उम्मीद ना रखी जाए, कॉन्सेप्ट समझ गए सभी, h की वैल्यू डालो, r की वैल्यू डालो, सॉल्व हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन ये क्लास वर्क में नहीं कराया ये वाला, नहीं सर। तो ये नहीं। नोट कर लेना क्लास वर्क वाली कॉपी में ना, ये नोट हाँ करो, सर। क्लास वर्क वाले में कर लो। अभी मतलब अब जब भी कर लेना ये मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले तो लो ही वो। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट बताओ। 44। देखो ये बोला जाए कि कोई कॉन्केव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ निकाली जा रही है कोई एक्सपेरिमेंट करके, तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात चल रही है, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन मिला है। कोई पिन रखा गया है, उसकी इमेज बन रही है। अब देखो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इन्वर्टेड इमेज दो केसेस में बन सकती है। एक, अगर हम यहाँ पे C और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखे तो उसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, एक तो ये केस हो सकता है, या फिर दूसरा केस ये F हो गया और ये C हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इधर इमेज बन गई, इधर डिमिनिश्ड इमेज बनी है पहले केस में, केस 1 और केस 2, ऐसे दो केस पॉसिबल हैं। तो आपको बोला गया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर x है तो x कहाँ पे रहेगा, x की वैल्यू 2f से ज्यादा होगी, C पे के अगर इधर बना, पहला केस हुआ तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f से ज्यादा पर है ना, अगर सेकेंड केस है तो f और 2f के बीच में होना चाहिए x की वैल्यू। ये बात समझो ना बच्चों, हाँ सर। बोलो कुछ।
तो हमें अब सर। ये निकालना है कि x की वैल्यू कितनी है, और उसके लिए कुछ कुछ चीजें दी हैं। क्या दिया है?